तो एमआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इतिहास विषय को लेकर आज इस पहली वीडियो में आपको इतिहास का पूरा फाउंडेशन एक डायमेंशन के रूप में समझाया जाएगा, जिसके लिए आपको इतिहास की में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इतिहास को समझने के लिए आपको पूरा एक फिगर तैयार होना चाहिए। इस इतिहास की इस वीडियो को देखकर आपको अगली वीडियो के माध्यम से सारी टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं निकलेगा। तो देखिए, इतिहास को हम समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांट कर देखते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं, जिसमें से पहला कालखंड जो हमारा आता है प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव न पढ़ना न लिखना जानता था। इस काल का जो अवधि है वो अपने अनंत काल से 2500 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। दूसरा कालखंड अपना आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यह काल जो अपना होता है इस सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सभ्यताओं का काल होता है। ये काल अपना 2500 BC से 85 BC से अपना 600 BC तक रहता है। इस कालखंड में 2 पार्ट होते हैं अपने, पहला अपना सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता हमारे भारत के पश्चिम में पड़ती है, पूर्व पश्चिम में पड़ती है। और अपना वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल को हम 2 कालखंडों में बांटते हैं, अपना ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, अपना जो तीसरा कालखंड आता है वो है ऐतिहासिक काल। यह काल 600 BC के बाद स्टार्ट होता है और आज तक इस काल को माना जाता है और चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये अपना जो पाषाण काल है, पहला वाला जो काल है पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किस प्रकार से मानव का विकास हो रहा है, और यहाँ पर जब मानव का विकास हो जाता है तो किस प्रकार से अपनी बस्तियाँ बना रहे हैं और कहीं ना कहीं संस्कृतियों का विकास होता जा रहा है और जनपद से महाजनपद की ओर जा रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें से जो है अपना प्राचीन काल, और मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो प्राचीन काल का उदय अपना 600 BC से 712 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मगध साम्राज्य जब जनपद महाजनपद का रूप लेते हैं तो अपना एक मगध जनपद, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन काल के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं, इन वंशों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, मध्यकाल में का जो उदय होता है वो 7वीं शताब्दी से अर्थात 712 से 1707 के बीच में होता है। इस काल में हम दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और खिलजी वंश, अन्य कालों को पढ़ेंगे, अन्य साम्राज्यों को पढ़ेंगे। आधुनिक काल का उदय 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य का भाव टूट जाता है और इसको हम आज तक के इतिहास में पढ़ते हैं। आधुनिक काल को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक काल से हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आधुनिक काल हमारी आज़ादी का काल रहा है। इसी काल में ब्रिटिश जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, तो इन्हीं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सन 1498 जब वास्को ड गामा भारत आया तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो हाँ, यहाँ हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन समझेंगे। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश जो सत्ता है, ब्रिटिश शासन है, वो अपना भारतीय उपनिवेश में एक अपनी पहचान बनाता है, अपना उसको भारतीय उपनिवेश को अपने अंडर में लेता है।
तो यहाँ से अपन ब्रिटिश प्रसार पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रसार में ही ये युद्धों के माध्यम से उन क्षेत्रों को राजनीतिक मुद्दों से या किसी भी प्रकार से वो अपने अंडर में लेते हैं, उनको समझेंगे। ब्रिटिश प्रसार के बाद ब्रिटिश युद्धों में अपन कर्नाटक युद्ध और उसके बाद अपना मैसूर, अवध, पंजाब, बंगाल, सिंध आदि, बर्मा, नेपाल, अफगान, इन क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रकार के बाद जब आर्थिक नीतियों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती हैं, किसान वर्ग होते हैं, वो कहीं ना कहीं नीतियों का विरोध करते हैं, उनको शोषण होता है, अकाल की स्थिति पैदा होती है। तो आर्थिक नीतियों में हमारा जो सबसे उग्र रूप रहा या जो सबसे भयंकर विद्रोह रहा, उसमें 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद एक लोगों के समझ विकसित होती है, राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है, जिसके लिए यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं। इन आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। ब्रह्म समाज के साथ ही इन आंदोलन की शुरुआत होती है। राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना के साथ ही मुस्लिम आंदोलन भी चलते हैं, जाति सुधार आंदोलन चलते हैं, सिख आंदोलन भी चलते हैं। इन्हीं आंदोलन के बाद अपनी यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना होती है। इस कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हम क्रमशः अपना उदारवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, और उसके बाद अपनी क्रांतिकारी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, और उसके बाद अपनी साम्यवादी विचारधारा। इसके बाद हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ जाता है और हमारा देश आज़ाद हो ही जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके काल का जो बाद का इतिहास है वो नेहरू काल में पढ़ेंगे। नेहरू काल के बाद आप जान ही रहे होंगे कि आज का जो समय चल रहा है वो कोरोना काल चल रहा है, तो इस काल को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अब तैयार रहे, पूरे इतिहास को हम एक फाउंडेशन के रूप में आपको तैयार किया गया है। इस फाउंडेशन को समझने के साथ ही आपको कल से यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पढ़ाया जाएगा। ये यूरोपीय कंपनी क्यों आ रही हैं, इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण पूरे विश्व इतिहास से संबंध रखता है। तो समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन, इस पूरे फॉर्मेट को समझने का प्रयास से आपको इतिहास से अधिक कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डली है, इसका पूरा फॉर्मेट आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।